नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक। यह कार्यक्रम है चर्चित लेखक उम्दा किताब। आज मेरे साथ हैं अकुश श्रीवास्तव जी। आपकी यह पुस्तक सेंसेक्स क्षेत्रीय दलों का बहुत चर्चित पुस्तक है। अभी हालांकि आए हुए इसके बहुत कम समय हुए हैं, लेकिन राजनीति के जानकारों के लिए, राजनीति के शोधार्थियों के लिए और जिन लोगों को भारतीय राजनीति और राजनीतिक दलों में रुचि है, उनके लिए ये एक बेहद महत्वपूर्ण पुस्तक होगी। लेकिन इस पुस्तक पर चर्चा करने से पहले मैं अकुश श्रीवास्तव जी का औपचारिक रूप से स्वागत करता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने आमंत्रित किया, बुलाया। मैं अपने श्रोताओं को बता दूं कि अकुश श्रीवास्तव जी जाने माने पत्रकार हैं, बड़े संपादक हैं। एक संस्थान में, नवोदय टाइम्स में अभी दिल्ली के प्रभारी हैं और संपादक के रूप में लगभग 2 दशकों से अधिक की पारी आपकी है। किसी पत्रकार का लंबे समय तक संपादक होना उसके बहुआयामी चरित्र को भी रखता है। पत्रकार के रूप में, संवाददाता के रूप में आपने देश भर की छान मारी और हिंदी भाषी क्षेत्रों में जितने भी राजनीतिक दल हैं उनसे न केवल करीब का रिश्ता रहा, बल्कि बहुत सारे राजनेताओं को भी जानते रहे। तमाम अखबारों में लंबी पारियां खेली, मीडिया हाउसेज में, और डेस्क और रिपोर्टिंग का एक लंबा अनुभव रहा। उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण हर तरफ की राजनीति, मतलब साधारण सी बात यह है कि भारतीय राजनीति का कोई ऐसा कोना नहीं है जो आपसे अछूता रहा। खास बात यह कि इतना प्रचुर अनुभव के बावजूद अकू जी ने बतौर लेखक देर से शुरुआत की। पहले तो मैं अपना सवाल इसी से शुरू करूंगा, हालांकि पहली पुस्तक की चर्चा कर दूं। आपकी यह दूसरी पुस्तक है, सेंसेक्स क्षेत्रीय दलों का भारतीय राजनीति की दिशा बदलने वाली रीजनल पार्टियों का लेखा जोखा है। हालांकि आप कहते हैं कि रीजनल पार्टियों का लेखा जोखा है, लेकिन जब आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो आपको भारत का कोई राजनीतिक दल बचेगा ही नहीं जिसके बारे में आपको जानकारी न हो। जो पहली पुस्तक आई थी वह थी चुनाव 2019, कहानी मोदी 2.0 की, यानी 2.0 की, यानी मोदी के दूसरे कार्यकाल की जो कहानी है उस पर यह पुस्तक थी। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे अकू जी, अपने कार्यक्रम में अपने श्रोताओं को ये बताना चाहता हूँ कि एक ऐसा पत्रकार और संपादक जिसके पास विराट अनुभव का संसार रहा है, उसने अपनी लेख की पारी इतना विलंब से क्यों शुरू की? जयप्रकाश जी, सबसे पहले तो ये जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है। बतौर किताबी लेखक जो है वो पारी ज़रूर मैंने देर से शुरू की है, और उसके पीछे कारण भी कई रहे। और कारण ये थे कि सिर्फ काम में तल्लीनता इतनी ज़्यादा रही कि जो नियमित काम था उसी में ही ज़्यादा व्यस्तता रही, और उसी में एक होड़ जो अपने लिए होती कि ये अच्छा कर लेने, उसमें टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता था। बाद में जब ये लगा कि अब तो कुछ और कर ही लेना चाहिए, तो उस सिलसिले में धीरे धीरे प्लान की चीज़ें, योजना बनाई, और इस तरीके से 3-4 किताबों की योजना बनी और फिर उस पर काम करना शुरू किया। कोरोना ने थोड़ा वक्त दे दिया, तो सबसे पहले मतलब एक किताब आ ही चुकी थी, और फिर ये सेंसेस की और किताबें भी हैं लाइन में जो काम कर पा रहा हूँ। लेकिन उन सब के पीछे मेरे विराट अनुभव से ज़्यादा श्रोताओं का, पाठकों का, उनकी जो ज़रूरत, उनका जो अनुभव मेरे काम आया, वो सबसे जगह दिखता है आपको। तो आप ये बताएं कि जो पहली किताब है वो कहानी मोदी 2.0 की है। आपके दिमाग में जब मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने तब किताब क्यों नहीं आई? क्योंकि उस समय ज़्यादा चर्चा में थी। दूसरी बार 2.0 के माध्यम से आप कहना क्या चाहते थे अपने पाठकों के बीच, और बताना क्या चाहते थे उस किताब के बारे में थोड़ी जानकारी?
दरअसल मोदी का पहला कार्यकाल जो जिसके लिए लेकर के बहुत संशय थे, विवाद थे, लोगों में दिमाग में लग रहा था कि आगे होगा कि नहीं होगा, और सच बताऊं तो इसको मैं इस शीर्षक से नहीं करना चाहता था। मैं उसको आपको बता रहा हूं, मैं काउंटडाउन की हैसियत से मैंने रखा था कि 100 डेज़ काउंटडाउन के जब इलेक्शन होना था तब से मैं करूं, लेकिन चीज़ें इतनी तेज़ी से पलटी कि फिर मुझे वो इतिहास उसका या किताब की रूपरेखा ऐसी रखनी पड़ी जिसमें जो इस रूप में सामने आई। और ये मोदी 2 की वापसी के कारकों पर इस पर पूरा विचार था, इसमें पूरा लिखा पढ़ाई गई थी और इसके सभी कारणों पर इस पे जोर दिया गया था और उसी हिसाब से उसको फिर लिखा गया चैप्टर वाइज उसको। आपकी यह किताब जो है भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों की एक तरह से भूमिका और उन्होंने भारतीय राजनीति को किस तरह से प्रभावित किया, इसका एक विशद ब्यौरा है। मैं पूरी बात नहीं जान सकता और पूरी बात अक्कू जी बता भी नहीं सकते, क्योंकि यह पुस्तक अपने आप में 376 पृष्ठों को समेटने वाली यह पुस्तक हमारी थोड़ी देर की बातचीत में आपको समझ में नहीं आएगी। लेकिन इस पुस्तक के कुछ अध्यायों की मैं बात करूं तो इसकी शुरुआत हुई है कि भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों का उदय कैसे हुआ। यहाँ से शुरू करते हैं आप और उसके बाद एक एक कर आगे बढ़ते जाते हैं। जाति आधारित दल किस तरह से हुए, धर्म की राजनीति पर आधारित दल कैसे पनपे, फिर अलग राज्यों की मांग करने वाले दल कैसे आए और फिर बरगद, एक इसमें अध्याय है बरगद से उपजे कुछ फूल कुछ कांटे। तो जो पहले 3 खंडों की बात मैं कर रहा हूँ कि क्षेत्रीय दलों का उदय, आप मेरे बातचीत से समझ गए होंगे कि उसके अंदर क्या है। मैं चौथे खंड की बात पूछना चाहता हूँ, जो भाग 1 का चौथा अध्याय है कि बरगद से उपजे कुछ फूल कुछ कांटे। आप इससे क्या कहना चाहते हैं ये जरा बताएं। मुझे लगता है कि उस बरगद से आपने कुछ अपने लिए तो निकाल ही लिया था, लेकिन फिर भी मेरा, क्योंकि आपने पूछा है तो मेरा बताना कर्तव्य बनता है। इस किताब को मैंने 5 हिस्सों में बांटा। एक, जिन अध्यायों की चर्चा आपने की। दूसरा, फिर प्रदेशों में जो दल थे, चाहे उत्तर प्रदेश में जैसे मान लीजिए हैं, तो उत्तर प्रदेश में जो बड़े प्रभावी दल थे, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, और फिर अभी सुहेल देव वगैरह वगैरह, जैन चौधरी की पार्टी, लोकदल जिसे कहते हैं, जिसका पहला प्रधानमंत्री हमें उस दौर में जब क्षेत्रीय दलों का विस्तार हो रहा था तब मिला, जब बीकेडी के नाम से, तो वहाँ से शुरुआत है। उसके ऊपर एक अलग चैप्टर है और उसी तरीके से हर बड़े राज्य में को लेते हुए एक उनको चैप्टर्स को विस्तारित किया गया है। इसमें आम आदमी पार्टी से लेकर के नॉर्थ ईस्ट की पार्टियों का भी उल्लेख है और अन्य जो दल जहाँ पर बहुत प्रभावी रहे, जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि आज़ादी के पहले भी क्षेत्रीय दल यहाँ से मतलब काम कर रहे थे। अकाली दल और नेशनल कॉन्फ्रेंस ऐसे दल थे। कुछ दल उठने की कोशिश में थे। उठने की कोशिश का मतलब मेरा ये है कि उड़ीसा ऐसी जगह पर दल बनने की प्रक्रिया में थे, आज़ादी के पहले ही बने, तो उन सब पर पूरा एक अध्ययन करने की, समेटने की कोशिश की। देखिए, वैसे तो एक एक दलों पर किताबें कई लिखी जा सकती हैं, लिखी गई भी होंगी, एक एक व्यक्तित्व पर लिखी गई होंगी, लेकिन इन सब पर एक समग्र रूप में लिखना थोड़ा मुश्किल काम था, वो किया गया। फिर अब मैं आ गया, इतिहास के झरोखे थे, तो इतिहास के झरोखों में मैंने कुछ कालखंड बांटे, चाहे वो नेहरू का कालखंड था, फिर उसका इंदिरा गांधी का था, फिर बाकी और थे, उसको एक अलग किया, फिर भविष्य में, और फिर कुछ अतिरिक्त। इस तरह से 5 हिस्सों में उसको हम लेके गए। अब आपकी बात आती है बरगद की। बरगद मतलब देश की पार्टी अकेली, बरगद वाली कौन है? कांग्रेस। तो कांग्रेस से जो दल निकले, क्षेत्रीय दल बहुत सारे, ये एक अपने आप में बड़ा रोचक तथ्य है कि पहला क्षेत्रीय दल भी निकला है सोशलिस्ट पार्टी, तो वो भी किससे निकला? कांग्रेस से निकला। फिर विस्तार जब हुए, चौधरी चरण सिंह की पार्टी किससे निकली? वो वहाँ से निकले। आप तो अभी तक निकलने का सिलसिला शुरू है, G23 दल के रूप में नहीं आवा है, लेकिन कल को कोई एक आदमी कह सकता है किसी भी क्षेत्र में कि साहब ये मेरा दल है। तो वो प्रक्रिया, अभी ताज़ा अमरिंदर सिंह का था, आप देख लीजिए, ताज़ा अमरिंदर सिंह का था, तो वो एक प्रक्रिया चलती चली आ रही है।
मैं आप लोगों को बता दूं कि चूँकि अक्कू जी संपादक हैं और संपादक का जो पहला काम होता है वह चीज़ों को नट सेल में कह देना। मैं पहले अध्याय की बात किया था, पहले भाग की किया था, लेकिन आपने 5वें भाग तक की बात बता दी। मैं आपको बता दूं कि आप इतनी सहजता से, जितनी आसानी से आपने बताया, आप उन चीज़ों को नहीं समझ सकते। मैं इस पुस्तक के दूसरे भाग की बात करूं, जैसा कि आपने बताया कि उत्तर प्रदेश के 4 बड़े राजनीतिक दलों की, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, और जो यूपी के छोटे दल हैं जिनकी आपने बात की, सुहेलदेव की पार्टी, अपना दल, इन लोगों की। पश्चिम बंगाल में आपने तृणमूल कांग्रेस की बात की है, महाराष्ट्र में शिवसेना और मराठा छत्रप के रूप में जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है उसकी बात की है। बिहार में जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल, लोक जनशक्ति पार्टी की बात की है। तमिलनाडु में द्रमुक, अन्ना द्रमुक की जो साझी विरासत है उसकी बात की है। कर्नाटक में जातीय गणित से जो दल उपजे हैं उनकी बात की है। यानी जातीय गणित की जो खास बात इस पुस्तक की यह भी है, जो आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जहाँ पे राजनीतिक दल, क्षेत्रीय राजनीतिक दल किसी और स्वरूप में पैदा हुए, वहाँ उनकी बात की गई है। यानी व्यक्तिवादी पार्टियाँ हैं या कांग्रेस से अलग हुई तो विचारधारा का द्वंद्व क्या था, व्यक्तित्व का द्वंद्व क्या था, उस रूप में लिखी गई है। लेकिन जहाँ जाति एक बड़ा फैक्टर रहा है या भाषा कोई तथ्य रहा है उसके चलते अलग हुआ, या क्षेत्रवाद की बात है, तो आपने उस रूप में इसको लिया है। यही वजह है कि जो राजस्थान का अध्याय है उसे आप छोटा विद्रोह की बात कर रहे हैं, उसे वहाँ पे अलग दल की बात नहीं कर रहे हैं। उन्होंने छोटा विद्रोह करके अध्याय दिया था। मैं आपसे ये 2 सवाल, जो साझी विरासत और सीधी लड़ाई है द्रमुक की और अन्ना द्रमुक को, आपने एक खांचे में क्यों रखा है, एक अध्याय में क्यों समेटा, इन दोनों को आपने अलग अलग दलों के रूप में क्यों नहीं किया, इसके बारे में देखिए। सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि इनका गठन लगभग समानांतर चलता रहा जी। और वो समानांतर प्रक्रिया के तहत इसको मुझे लगा कि पाठक को समझने में बहुत आसानी होगी अगर आप अन्ना द्रमुक पहले लेंगे, फिर द्रमुक लेंगे, और उन दोनों के जब कारणों पर जब आते हैं, जब आप उसका अन्ना द्रमुक को अन्ना द्रमुक कैसे बनी, उस पर जब आप जाएंगे तो पता लगता है कि विवाह एक कारण था जो एमजीआर का, उसकी वजह से ये हुआ। तो वो एक प्रक्रिया रोचक बनाए रखने के लिए और दोनों को साझा रखने के लिए, ताकि आपको समझने में आसानी हो। और जयललिता का कैरेक्टर एक तरफ होता है, उधर दूसरी तरफ करुणानिधि का कैरेक्टर होता है, फिर उसमें स्टालिन आ जाते हैं, तो पलानीस्वामी आ जाते हैं, तो ये सब कैरेक्टर एक साथ जोड़ रहे हैं और मंच पे इनका एक साथ चलता रहता है। जबकि उत्तर प्रदेश में मंच जो है वो सजता है तो एक बार सजता है, फिर दोबारा एक की दुकान हटती है, फिर दूसरे का सजता है तो उसकी मंच सज जाता है। आप समझ सकते हैं कि राजनीति जैसे विषय को कैसे रोचक बनाया जा सकता है। मैं केवल अध्याय की बात कर रहा हूँ, अध्याय में जो खंड हैं उनकी बात कर रहा हूँ। सामान्य तौर पर हम पूर्वोत्तर की राजनीति पे जब जाते हैं तो उत्तर भारत के लोगों को, और जो लोग दिल्ली की मुख्य धारा में हैं, अगर पत्रकारिता से जुड़े हुए नहीं हैं, शोध छात्र नहीं हैं, प्रोफेसर नहीं हैं, तो आम जन पूर्वोत्तर की राजनीति को लेकर बहुत कम जानकारी रखता है। लेकिन इस पुस्तक की एक खासियत यह भी है कि यह उन क्षेत्रों पर, उन विषयों पर और उन कोणों को देखती है राजनीति के, जो अमूमन हिंदी भाषी क्षेत्र में अछूते हैं। हिंदी क्या, अंग्रेजी के लोगों की भी पहुंच वहाँ कम है, जबकि हम इंटरनेट मीडिया के युग में हैं, डिजिटल मीडिया के युग में हैं। आप हमारे कार्यक्रम को यूट्यूब पे देख रहे हैं, फेसबुक पर देख रहे हैं, तक ऐप पर देख रहे हैं, ट्विटर पर देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, यानी डिजिटल माध्यम पर देख रहे हैं। इसके बावजूद जानकारी कम है। लेकिन अक्कू जी की किताब पूर्वोत्तर के राजनीतिक दल, सबसे बड़ी बहन बनने की होड़, इस शीर्षक से आपने इसको समेटा है। यहाँ पे आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे बड़ी बहन बनने की होड़ से आपका आशय क्या था और आपने वहाँ किन लोगों को? देखिए, सबको पता है कि पूर्वोत्तर के राज्य असम की शाखा के तौर पर निकले हैं जी। अब जब असम की शाखा के तौर पर निकले हैं तो असम
में इस समय और अभी की राजनीति में है, मतलब जो असम का नेता है, जो भी वहाँ पर है, इत्तेफाक से कहना क्या चाहिए, इस समय खास तौर से जब हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, तो वो अपना पूरे दबदबे के साथ हैं, अपने पूरे बड़े भाई की तरीके से हैं या बड़ी बहन की तरीके से हैं, और वो अन्य राज्यों को भी उसी तरीके से रखना चाहते हैं। तो इस कहानी में राष्ट्रीय पटल पर भी हेमंत बिस्वा शर्मा किस तरीके से जाते हैं, कैसे मेघालय से विवाद होता है, कैसे उसको सुलझाया जाता है, और वो जो नॉर्थ ईस्ट की एसोसिएशन है, कमेटी है, उससे उसको कैसे आगे रखते हैं। तो वो पूरे नॉर्थ ईस्ट का हित रखने वाले काम करने के लिए, तो इसलिए इसको इस चैप्टर का, इस अध्याय का जो कथन है वो ऐसा ही रखा गया है। और मैं आपको बता दूं कि गोवा का जो शीर्षक है सब कुछ करेंगे सरकार के लिए, यानी आप पुडुचेरी का जो है, जिसको पांडिचेरी का नाम बदल के वहाँ की स्थानीय भाषा में छोटी सी सत्ता बड़ी मारा, यानी कि आप ये देखिए, आप इसको पढ़ते समय, इस पुस्तक को पढ़ते समय आपको ये लगेगा कि आप टेलीविज़न देख रहे हैं या अभी वर्तमान की राजनीति को देख और समझ रहे हैं। इतिहास के साथ वर्तमान को जोड़ने की आपके दिमाग में इस किताब का कंसेप्ट कैसे आया, पहले इस पर भी बात करें। मेरे ख्याल से अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो ये जब हमारे जो प्रकाशक हैं प्रकाशन के पीयूष जी, तो ऐसे ही वो कह रहे थे कुछ ही करिए, तो मुझे लगा कि उसी समय, क्योंकि अभी ये किताब एक कर चुके थे और फिर उसके बाद मैंने कहा कि रीजनल पार्टीज़ पे कुछ काम करना चाहिए। तो फिर हमारा जब हमने इसको रखा तो फिर रीजनल पार्टीज़ को आप कैसे रखेंगे, रोचक कैसे बनाएंगे, एक ये तथ्य था। तो अब वो जब चैप्टर पे, आपको यकीन नहीं होगा, ये 5 बार किताब को रीराइट किया गया है, अपडेट किया गया है। तब भी हो सकता है एक आध गलतियाँ रह गई, ये भी मैं बता दूंगा आपको, लेकिन उसका के बावजूद भी क्योंकि जब एक इतिहास के साथ में वर्तमान को जोड़ेंगे तब आप रोचक होगा। पहले क्या था, उसको कितना इंटरेस्ट लोगों में और ख़ास तौर से हमारे युवा दोस्तों में कितना रहता है, कितने लोगों को पता होगा कि नॉर्थ ईस्ट के राज्य जो हैं वो असम से बने हैं, कितने लोगों को पता होगा कि अंतिम राज्य तो पता होगा कि साहब जो नया बना है वो तेलंगाना होगा, लेकिन क्या लोगों को अभी हाल में एकदम से पूछ लीजिएगा कि आप 2000 में कितने राज्य बने थे तो मुश्किल हो जाएगा। तो ये सब करते हुए इसमें ध्यान रखा कि कुछ कहानी हो, कुछ किस्सा हो, कुछ चर्चित घटनाएं हो, तो जिससे एक रोचकता बनी रहे, इतिहास भी सामने आए और उनको कुछ नया भी मिल सके। मैं आपको बताऊं, जो हमारे श्रोता हैं उनको ये जानना चाहिए कि हिंदी में हिंदी लेखकों का दिल इतना विराट बहुत कम होता है। मैं रोज़ अमूमन किताब पर बात करता हूं और लेखकों से भी चर्चा करता हूं। आप हमारे कार्यक्रम को देखते हैं तो जानते भी होंगे। अंग्रेजी में इस बात की एक लंबी परंपरा है। अभी जब रेत समाधि को बुकर प्राइज उसके अंग्रेजी अनुवाद को मिला, गीतांजलि श्री के, तो उसकी जो अनुवादक हैं उन्होंने ये कहा था कि मैंने इस किताब के ड्राफ्ट पर 5 बार काम किया, यानी 5 बार उन्होंने बदला जब तक वो संतुष्ट नहीं हुई, और उसके बाद संपादक ने भी उस पर काम किया, यानी पुस्तक प्रकाशन के लिए जब गई तो उसके एडिटर्स ने भी काम किया और उस पर बहुत। अंग्रेजी में ये काम होता रहता है और अंग्रेजी के लेखक अपने लिखे को लेके इतना टची नहीं होते हैं। वो मूल भाव तो रखना चाहते हैं, लेकिन वो संपादक को, प्रकाशक को इस बात की छूट देते हैं। अक्कू जी को इस बात के लिए बधाई भी दूंगा मैं और शुभकामना भी दूंगा, और आप लोगों को भी, और जो भी लेखक अगर सुन रहे हैं, नए लेखक सुन रहे हैं, बहुत सारे हमारे लेखक और श्रोता हैं हमारे, आपको इतना टची नहीं होना चाहिए। आपको ये जानना चाहिए कि अगर संपादक कोई सुझाव दे रहा है, प्रकाशक कोई सुझाव दे रहा है, तो वह किताब के भले में हो दे रहा है। पुस्तक अपने आप में एक बड़ा उपक्रम है। ये टीम की भावना से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा आएगा। और अक्कू जी ने इस बात को संपादक होते हुए भी, चूँकि संपादक रहे हैं शायद इसीलिए इन्होंने संपादन के महत्व को समझा और बार बार इसकी रीड्राफ्टिंग करने में कोई संकोच नहीं किया। जबकि आजकल जो नए लिखने वाले हैं वो सोचते हैं कि मैंने लिख दिया तो मेरे लिखे को बदला न जाए। तो इस बात के लिए मैं आपको बहुत बहुत आश्चर्य भी हुआ और नए लोगों को इस बात से सीखने के लिए मिलेगा। जैसा कि मैंने इस पुस्तक की चर्चा की शुरुआत में ही कहा था कि अक्कू जी भले ही कह रहे हैं, या पुस्तक का नाम भले ही सेंसेक्स क्षेत्रीय दलों का है और पुस्तक में
मूल रूप से क्षेत्रीय दलों की बात की गई है, लेकिन इतिहास के झरोखे से एक बहुत महत्वपूर्ण खंड इस पुस्तक में है। उसमें नेहरू युग यानी आज़ादी से 1967 तक की बात की गई है। उसके बाद 1967 से 1975 तक इंदिरा युग का प्रारंभ और क्षेत्रीय पार्टियों की चमक कैसे हुई है। 77 से 1990 तक जनता पार्टी, इंदिरा और राजीव युग की बात की गई है। 1991 से 2003 तक जो अल्पमत सरकारों के बीच नरसिंह राव और अटल बिहारी वाजपेयी युग का उदय हुआ, और 2004 से 2019 तक के बीच मनमोहन से मोदी युग तक की बात भी की गई है इस पुस्तक में। और इस रूप में समूची भारतीय राजनीति आपके सामने आकर खड़ी हो जाती है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आप एक छत्र नेहरू युग की बात कर रहे हैं, उस समय उस रूप में क्षेत्रीय पार्टियां कुछ गिने चुने दल थे। नेहरू के विचारों का विरोध पहले दिन से भी हो रहा था, उनके अपने दल में बहुत सारी विचारधाराएं थी और टकराव था। आप जब इस पुस्तक को लिख रहे थे और क्षेत्रीय दलों की बात कर रहे थे, क्षेत्रीय दलों के बाद आपके दिमाग में ये क्यों आया कि आखिर इतिहास के उन हिस्सों को बताया जाए अलग से भी? जब आप दलों को बता रहे थे तब तो आप बता ही रहे थे कि भाई ये दल इस रूप में पनपा, उसका यह नेता था, ये घटना हुई इसलिए आगे बढ़ा। आपने बाकायदा इतिहास के झरोखे से अध्याय में इतना विस्तार से खंड के साथ, कालखंड के साथ क्यों रखा, और इसके पीछे आपकी सोच क्या थी कि हमारे पाठकों को क्या ऐसा मिले कि वो इस अध्याय से भारतीय राजनीति के उस स्वरूप को समझ सकें जिससे हमारा आज का नेतृत्व, विपक्ष या हमारे आज के राजनीतिक दल संचालित होते हैं। आपके सवाल में ही सब जवाब है। असल में जवाब इस तरीके से है कि वर्तमान पीढ़ी या हमारे से एक पीढ़ी वाले पीछे वाले लोग वो तक तो जान सकते हैं कि क्या क्या हुआ होगा। पहले अभी की बात कर लें, फिर राजीव गांधी के काल की बात कर लें, फिर इंदिरा गांधी तक का तो दिमाग में आसानी से बच सकता है, क्योंकि यदा कदा आपातकाल की बात होने लगती है, इंदिरा गांधी के काल की बात होने लगती है, तो यहाँ तक तो आम आदमी, आम पाठक बहुत आसानी से पहुँच जाता है। लेकिन 67 के पहले जो एक युग जब शुरू हुआ है क्षेत्रीय दलों का, 67 के बाद थे, और 67 के पहले नहीं थे ऐसा नहीं था। क्षेत्रीय दलों की शुरुआत ही जो है नेहरू के आने से शुरू हो गई। और आप सोचिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो खुद पहले क्षेत्रीय दलों के थे, वो उनके मंत्रिपरिषद में थे, तो मंत्रिपरिषद में होते हुए भी बढ़ा हुआ। फिर आंध्र प्रदेश में जब राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ, की मांग हुई, और ताकि वहाँ पर एक जब आंदोलन शुरू हुआ, तो ये 5 साल बाद फिर आपको वहाँ से दिशा दूसरी हो गई है। और फिर धीरे 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 करके विस्तार होने लगा। जब जो विस्तार कैसे हुआ है 67 के आने तक, जो कांग्रेस जो 8 राज्य जब खो जाती है, तब कैसे खोती है, कहाँ कहाँ खोती है, किस तरह से खोती है, क्यों खोती है, और बड़े रोचक ढंग से सब खोया गया है उसको। और जिन्होंने पाया बड़े रोचक ढंग से पाया, किसी ने क्षेत्रवाद के नाम पे पाया, किसी ने जाति के नाम से पाया, किसी ने अपने तय पर, अपने जिद पर पाने की कोशिश की। कुछ सफल हुए, कुछ नहीं सफल हुए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस बीच, मतलब इतनी सारी तथ्यों के बीच, जब हम अतीत की बात कर रहे थे, वर्तमान की बात कर रहे थे, आप भविष्य वाला जो अध्याय है, भविष्य के खेले में बहुत कुछ है। इससे आप क्या कहना चाहते हैं? आपको क्या संभावना लग रही है? मतलब इतने सारे क्षेत्रीय दलों के बाद भी आप किस तरह की संभावना देख रहे हैं कि आपने इसमें अगर मगर के साथ इस अध्याय को लिखा? कुछ इसके बारे में प्रकाश डालें। बाकी तो आप किताब खरीदोगे तभी जानोगे, पढ़ोगे, क्योंकि हम लोगों की बातचीत किताब के पढ़ने के आनंद को नहीं भर सकती आपके मन में, ना ही वो तथ्य दे पाएगी। इसलिए पुस्तक खरीदना पड़ेगा। लेकिन मैं महत्वपूर्ण बातें आप तक इसलिए पहुंचाना चाहता हूं ताकि आपको ये पता चले कि ये किताब क्यों ज़रूरी है। देखिए, जहाँ तक भविष्य का सवाल है, भविष्य में आपको अंदाज़ा है, होगा ही, आपको तो होगा ही होगा, कि गृह मंत्रालय के पास अभी भी 50 प्रस्ताव ऐसे पड़े हैं जो विभिन्न क्षेत्रीय दलों के लिए हैं। आप उस संदर्भ में, और 20 तो ऐसे प्रस्ताव हैं जो बाकायदा
सदन से पारित होकर के गए। आपको पता है उत्तर प्रदेश के बारे में खुद मायावती 4 भागों में बांटने का प्रस्ताव पारित करके भेज चुकी हैं। तो जब ऐसे एक दिन ये संभव हो सकता है कि जैसे कि मैंने कहा कि अभी क्षेत्रीय दल करीबन 50 के आसपास हैं देश में। मैं वैसे एक रोचक तथ्य और भी है, तकनीकी रूप से भले ही हो सकता है कि देश में 8 राष्ट्रीय दल हैं, लेकिन आप बसपा को राष्ट्रीय दल कैसे मान लोगे? तकनीकी रूप से तो हैं भले वो, या एनसीपी को आप कैसे मान लोगे, या ममता बनर्जी की पार्टी को कैसे मान लोगे? तो लेकिन वो काम क्षेत्रीय दल की तरीके, तो मैंने उस किताब में उनका जिक्र क्षेत्रीय दल की तरह से रखा है। ये एक भ्रम भी है, तो वो लोगों का निकल जाना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, भविष्य के जहाँ तक गर्त का सवाल है, भविष्य के हिस्से में है, तो अभी बहुत कुछ होना हमाना बाकी है, ये मुझे लगता है और बार बार लगता है। जब भी किसी एक क्षेत्रीय छत्रप को की व्यक्तिगत आकांक्षाएं जगेंगी, उसको वो क्षेत्रीय आकांक्षाओं से जोड़ करके 1+1 11 बना करके जब भी वो चाहेगा तो पेश करेगा। इसका सबसे सर्वोत्तम उदाहरण जो है मुझे लगता है केसीआर का है। केसीआर ने जिस तरीके से बड़ी रणनीतिक तरीके से 2001 से लेकर 14 के बीच में जब उन्होंने राज्य का गठन कराया तेलंगाना का, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रहा है और बहुत कम समय में उन्होंने राज्य की प्राप्ति कर ली है। तो ऐसे अभी भी बहुत ऐसे राज्य हैं, बहुत ऐसी मांग है कि आप हमारा हिस्सा कुछ इधर दे दो, कुछ उधर दे दो। काशी प्रांत की बात होती है, अवध प्रांत की हो गई, ब्रज प्रांत की बात हो जाती है, कौशल की बात होती है, और तो और आपको दक्षिण में भी इस तरीके बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। तो ये एक सिलसिला है जो जाति से, क्षेत्र से, अस्मिता से जुड़ करके आगे बढ़ता है। इस पुस्तक में जो आखिरी अध्याय है वह पार्टियों की सूची है, यानी देश में कितने राजनीतिक दल हैं उनके बारे में है। विधानसभावार सीटों की संख्या क्या है, किस दल के पास क्या है, चुनाव चिन्ह क्या है और मान्यता क्या है। यह पुस्तक संदर्भ ग्रंथ के रूप में, यह पुस्तक राजनीति के छात्रों के लिए, राजनीति शास्त्र के शोधार्थियों के लिए, विद्यार्थियों के अलावा उन सभी के लिए जिनको भारतीय राजनीति में थोड़ी भी रुचि है, एक बेहद महत्वपूर्ण पुस्तक है। प्रभात पेपरबैक्स ने इसको प्रकाशित किया है। इसका मूल्य है केवल 400 रुपये। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस पुस्तक को जरूर खरीदेंगे तो लाभान्वित होंगे, ज्ञानवान होंगे। आपके केवल ग्रंथालय की या आपके घर की शोभा नहीं बढ़ाएगी, बल्कि भारतीय राजनीति को समझने में मदद करेगी। भारतीय राजनीति को आप चाहें या न चाहें, वह आपके जीवन को प्रभावित करती है। आप इस बात को समझें या ना समझें, लेकिन ये एक तथ्य है कि बिना राजनीति के आपका जीवन संचालित नहीं हो सकता। पुस्तक पर हमारी बात समाप्त हो चुकी है, लेकिन मैं अक्कू जी को एक आखिरी सवाल जरूर करूंगा कि आने वाले समय में, आपने अभी बातचीत की शुरुआत में कहा कि कुछ पुस्तकें आपकी प्रक्रिया में हैं, प्रकाशित होने की प्रक्रिया में हैं, या जिस पर आप काम कर रहे हैं, वे कौन सी पुस्तकें हैं, क्या होगी, कुछ हमारे श्रोताओं को बताएं। देखिए, अपनी तो खुली किताब है, इसलिए बताने में भी कोई हर्जा नहीं है। पहले तो ये कि इसी पुस्तक को का अंग्रेजी में भी काम चल रहा है, और ये शुक्रिया, और उसको एक अलग तरीके से पेश करने की कोशिश की जा रही है, जो जल्दी ही ये सामने आ जाएगी। इसके अलावा एक किताब जो है वो उदारीकरण के बाद जो आंदोलनों की स्थिति है, बहुत गंभीर किताब है, और आंदोलनों की क्या स्थिति है, कैसी है, वो एक अलग काम उस पे है, और जो जल्दी ही आपके सामने। सवाल पूछ के खुलासा नहीं करना चाहूँगा ताकि आपकी जिज्ञासा बनी रहे उस पुस्तक के बारे में, क्योंकि अपने आप में ये एक चौंकाने वाला तथ्य है कि उदारीकरण के बाद अगर आप ध्यान दोगे तो आपको कोई व्यवस्थित आंदोलन, 1-2 आंदोलन, 4 आंदोलन की इधर दिमाग में छोड़ दो आप 19 के बाद वाले पे, तो आपको नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता, ये उस पर पूरी किताब है। इसीलिए मैं आपको यही मैंने कहा कि मैं खुलासा नहीं करवाना चाहूँगा, क्योंकि ये आपके लिए भी एक जिज्ञासा का क्षेत्र होगा कि उदारीकरण के बाद अमूमन यह माना जाता है कि कोई आंदोलन व्यवस्थित हुआ ही नहीं, या आंदोलन की बात सोची ही नहीं गई, क्योंकि उदारीकरण ने पूरे के पूरे आर्थिक सामाजिक ढांचे को हमारे बदल दिया। लेकिन अक्कू जी बता रहे हैं, चूँकि राजनीतिक विश्लेषक हैं, राजनीति
पढ़ते, जीते, लिखते, समझते और उन लोगों से लगातार संपर्क में रहते हैं जो लोग इस देश को संचालित करते रहे हैं। तो इसलिए अगर आप कह रहे हैं तो निश्चित रूप से वो किताब आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। और एक दो किताबों के बारे में बताएं फिर। एक किताब जो है जो आपको ताजी इसलिए लग सकती है, देश में बहुत कुछ अल्पसंख्यकों के बारे में कहा जाता है कि उनको पोषक किया जाता है, तुष्टीकरण किया जाता है, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है और वो ख़ास तौर से महिला अल्पसंख्यकों की ज़मीनी हकीकत क्या है, ये अपने आप में काम करने की कोशिश है। बहुत बड़ा काम है। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं और बधाई, क्योंकि ये आपने जो दोनों बातें कही, जो आंदोलन वाली पुस्तक है, मुझे लगता है वो अभी रोचक होगी और अपनी तरह की नई होगी। अल्पसंख्यकों के जो आपने कहा कि तुष्टीकरण की बहुत बात होती है, पोषण की बात होती है, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है इस पर भी बहुत कम काम हुआ है। कायदे से यह काम उस तबके की ओर से होना चाहिए, लेकिन अक्कू जी ने यह दायित्व उठाया तो आप साधुवाद के पात्र हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आप लोग इस पुस्तक को ज़रूर खरीदें और हम चाहेंगे कि बहुत जल्द ही अक्कू जी से इनकी अगली किताब पर या अंग्रेजी में यह पुस्तक आती है तो उसको भी पढ़कर आपके सामने चर्चा करें और बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभार आपका। और इस पुस्तक में जो मुझे लगता है सबसे रोचक चीज़ जो बाद में बन के समझ में आई वो इसका कवर और अंदर इसके जो इलस्ट्रेशंस हैं। कवर आप देख सकते हैं कि कैसे सेंसेक्स का सेंसेक्स मतलब उतार चढ़ाव क्षेत्रीय दलों का वो है, उस पर पूरा है। कुछ लोग इस पर टिप्पणी भी कर सकते हैं कि इनको ऊपर क्यों रखा है, इनको नीचे क्यों रखा है, ये एक अलग चर्चा का विषय होगा। हाँ, लेकिन आप जब पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कि इसमें किस तरह से जिस क्रम में रखा गया है उस पायदान पर केवल राज्य के हिसाब से नहीं, बल्कि जिन लोगों ने लगातार सफलता हासिल की या जिनकी सफलता ऐसी थी जो चौंकाने वाली रही हो, जिसने भारतीय राजनीति को बदल दिया हो या जो लगातार बदलने की दिशा में रहे हों, जिन्होंने अपने राज्य को न केवल राज्य बल्कि राज्य के लोगों और पूरे देश के जनमानस को अपनी जीत से या अपने उद्धरण से झकझोरा है, उसी क्रम में लगभग रखा गया है। आलोचना करने के लिए भी आपका स्वागत है। आप इस पुस्तक को पढ़ें, इसके बारे में अपनी राय बताएं, अक्कू जी को लिखें, प्रकाशक को लिखें और हमारे कार्यक्रम में भी बताएं हमें कि आपको यह चर्चा कैसी लगी। यह पुस्तक पढ़ के भी बताएं। लिखते रहें। धन्यवाद।